आपको कल्याण सिंह ने डीजीपी बनाया, क्या कहा था, क्यों अचानक से आपको लेकर आए थे? जाहिर सी बात है बैच में तो रहे होंगे, लेकर आए तो क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश के चैलेंजेस थे जब आप डीजीपी देखिए, बने? उत्तर प्रदेश में जब मैं आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे दिखा वो है आतंकवाद का तराई में। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने साल भर में ऐसी समस्या ख़त्म कर दी कि लोग सोचते हैं साल भर में ख़त्म हो गया तो बहुत आसान रहा होगा। कौन से दशक का मामला था उत्तर प्रदेश, बताइए, दर्शक जानना ये चाहेंगे। तराई में ऐसा हुआ कि जब आर्मी का बहुत प्रेशर हुआ पंजाब में, तो भारी संख्या में आतंकवादी यहाँ से तराई में आ गए। उत्तर प्रदेश और के। हाँ, और तराई क्षेत्र में सिखों से भरा पड़ा है। देखिए, हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद जब बहुत सारी आबादी सिखों की या और लोगों की जो आई हिंदुस्तान में, उनको बसाने की बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा, तराई का क्षेत्र था जो एकदम जंगल का क्षेत्र था, अनकल्टिवेटेड। तो तराई का क्षेत्र इनको सिखों को दे दिया गया। इन लोगों ने जंगल काटा, वहाँ खेत बनाए और वहाँ मतलब भारी संख्या में सिख आबाद हो गए और वहाँ पे खूब खेती बाड़ी खूब हुई। तो वहाँ सिखों ने देखा कि पंजाब में प्रेशर जब बहुत हो रहा है तो भारी संख्या में पंजाब के आतंकवादी इधर आ गए और तराई क्षेत्र में इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं करने लगे। अच्छा, लोगों को मालूम नहीं, पर अगर हमारी किताब पढ़िए इसमें भी इसका उल्लेख है कि मतलब एक घटना में 20 आदमी को मार जाना, 15 आदमी को मार जाना, कहीं रामलीला हो रही वहाँ बम छोड़ दिया, वहाँ 40 आदमी मर गए। इस तरह की घटनाएं हर महीने हो रही थी। अच्छा, यूपी पुलिस के लोगों का मतलब हमें अभी भी याद है, एक दरोगा जी ने कहा, हुजूर ऐसा है, हम लोग तो दंगा निपटा लें, मर्डर पता कर लें और बड़े बड़े लाखों की भीड़ को निपटा देते हैं, पर ये आतंकवाद से तो हम कैसे निपटें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एक दरोगा जी ने बड़े मतलब इस तरह कहा, और सही भी बात थी कि आतंकवाद एकदम नई प्रॉब्लम थी और इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट कर रहे थे लोग। हमने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये आतंकवाद टेररिज्म का एक प्रॉब्लम ही अलग है और इसको डील करना भी दूसरे तरीके से है। और टेररिज्म को मैंने पंजाब में 4 साल डील किया है, असम में 4 महीने डील किया है, 4 महीने में वहाँ काम हो गया था। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा, इसकी योजना बनाऊँगा। फिर मैंने एक योजना बनाई, जितने एसपी थे प्रभावित ज़िले के उनको योजना की वो एक हैंडबुक थी वो भेजी कि ये आपको काम करना है। और पुलिस के जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनमें सारी ट्रेनिंग बंद, खाली उनको जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, जंगल वॉर सब जगह, और उसे ट्रेन कर करके तराई भेजो, ट्रेन कर करके तराई भेजो, ट्रेन कर करके तराई भेजो। इस तरह से हमारी ट्रेन मैन पावर आ गई। और उस समय देखिए, पीएसी की बटालियन और बीएसएफ की बटालियन में तो बहुत फ़र्क है, कोई मुकाबला नहीं है। पर हमें याद है एनएन वोहरा होम सेक्रेटरी थे, उनके सामने मैं बैठा था, डीजीपी यूपी और आईजी ऑपरेशंस बीएसएफ के बैठे थे। उस दौरान आईजी बीएसएफ ऑपरेशन थे नेतराम, उनका एक सेंटेंस में अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि सर, दीज डेज द पीएसी इज डूइंग एज गुड एज द बीएसएफ बटालियंस। मतलब ये हमारे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी, क्योंकि सारी बटालियंस को हमने मतलब नए सिरे से ट्रेन किया, मोटिवेट किया। और सब इंस्पेक्टर्स जो सिविल पुलिस के थे उनको खुलेआम कह दिया था, भाई जो तराई में अच्छा काम करेगा उसको आउट ऑफ 10 प्रमोशन मैं दूंगा। अच्छा, तराई में जो बहुत बड़ा काम मैंने किया और बहुत बड़े खतरे का काम किया, पर वो खतरा एक जिसे कहते हैं ना, मतलब टर्निंग पॉइंट बना। वहाँ एक गुरुद्वारा, नानक मता का गुरुद्वारा है, और वो गुरुद्वारा, उसका महत्व और उसकी इम्पोर्टेंस वही है जो गोल्डन टेम्पल की पंजाब में है, वो तराई के क्षेत्र में नानक मता गुरुद्वारे के। और गुरुद्वारे से मेरे लिए निमंत्रण आया कि डीजीपी साहब आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। अब वो निमंत्रण, पहले जब निमंत्रण आया तो ये थी निमंत्रण है या ट्रैप है। हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिखाया तो स्टेट होम मिनिस्टर उन दिनों सूर्य प्रताप शाही थे, कहने सिंह साहब आप मत जाइए, वहाँ खतरा है। अब मैंने कहा न जाए तो लोग कहेंगे साहब डीजीपी डर गए, तो मैंने तो कहा मैं तो जाऊँगा। अब मैं चला गया वहाँ पे। अब चला गया वहाँ पे तो थोड़ी सी अपने पुलिस लेकर गए थे हथियार के साथ, पर उनका सब हथियार लेके आप अंदर तो नहीं जा सकते, तो सारे हथियार बाहर रखा लिए गए। मुश्किल से 10 आदमी हमारे साथ अंदर गए। जब अंदर गए तो मैंने अजब समा देखा भी। गुरुद्वारे में पहली बार, उस गुरुद्वारे में पहली बार गया था, वहाँ कम से कम 5-10 हज़ार सिख थे, और जिधर इधर देखो तो उधर देखो तो जिधर चारों तरफ बस वही टर्बन वही सारे सिख। अब उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 50-100 तो आतंकवादी रहे ही होंगे 5-10 हज़ार की भीड़ में। मैंने कहा यहाँ आ गए, यहाँ तो अब चाहे तो यहीं मिले लिंच
मुझे लिंच कर दें, ख़त्म, यही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। 8-10 आदमी वो भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊँ, सब लोग हम लोग निहत्थे हैं, या 5000 सरदार। मैंने कहा आ गए हैं तो आ गए हैं, अब करना क्या। तो थोड़ी देर कुछ बात हुई, फिर उन्होंने कुछ हमको कहा कि सर कुछ बोलिए। मैंने सोचा था बस ऐसे ही अभिनंदन करके छोड़ देंगे। अब मैं बोलने के लिए तैयार होकर नहीं गया था, पर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था। हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया था, हिस्ट्री का पढ़ाया भी था यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन, तो हिस्ट्री मुझे अच्छी आती थी। मैंने सिखों की हिस्ट्री पूरी ट्रेस करना शुरू की वहाँ से खड़े होके, कैसे गुरु नानक ने शुरू किया, फिर कैसे फला गुरु हुए, फिर ये गुरु हुए, इनके टाइम में ये खास रहा, इनके खास में, और किस तरह से। मैं उसका समरी ये थी कि आप लोग हिंदुस्तान की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की आप ढाल हैं। जितने आतंकवादी आए या कोई भी इन्वेजन होता था, तो यही लोग, जो लोग इधर पंजाब में रहते हैं, वही उसका सामना करते थे। आज आप जो रक्षा पंक्ति थी वो आज कमज़ोर हो गई है, और अब आप लोग यहाँ आतंक कर रहे हैं, ये घटनाएं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हथियार उठाएंगे तो हमारे आपस में कोई समझौता नहीं हो सकता, और मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा कि कौन पकड़ा जाएगा, कौन मारा जाएगा। पर आप जो ये बार बार बात कहते हैं, वो ये बात बहुत ज़्यादा कहते थे कि साहब टाडा का दुरुपयोग हो रहा है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट था, उसका दुरुपयोग हो रहा है और बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, जो बेगुनाह, जो अत्याचार हो रहा है, जो बेइंसाफ़ी हो रही, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आप मेरी नोटिस में लाइए, और मैं अगर कन्विंस हो गया तो टाडा आपसे हटा दूंगा, टाडा विड्रॉ कर लूँगा। टाडा का जो अभियोग है, मुकदमा है आपके खिलाफ, जो कहते हैं कि फला कि वो बड़ा लैंडलॉर्ड के खिलाफ टाडा हो गया, उनके खिलाफ टाडा हो गया, ये जिम्मेदारी मेरी है। बेइंसाफ़ी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। पर आप अगर लड़ेंगे तो फिर कोई नो क्वार्टर्स विल बी गिवन, और फिर आमना सामना होगा। तो ये बात बड़े खुल के हुई। उसके बाद मैं चला आया। फिर अब सिखों ने सोचा कि कुछ उनको लगा कि भाई ये आदमी मतलब लड़ने की भी बात कर रहा है और छोड़ने की भी बात कर रहा है, तो इस आदमी को टेस्ट किया जाए। उन्होंने बहुत सारे केस हमारे पास भेजे। अब मुझे संख्या नहीं याद है, पर करीब 15 से 20 के बीच में टाडा केसेस जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ थे, वो मैंने स्टेट गवर्नमेंट से कह के विड्रॉ करा लिए। सुपर, बहुत बड़ी बात हो गई ना। वो आज की तारीख में जैसे किसी के खिलाफ वो UAPA लगा दिया जाए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाए, और उसको हम विड्रॉ करा, केस ही विड्रॉ करा लिया हमने, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये गलत है, विदाउट एडिक्वेट एविडेंस लगाया गया है। तो उसमें उनका विश्वास बढ़ा। और इंडिया टुडे का अगर आप पुराने हिंदी एडिशन निकाल सकें उन दिनों का, तो एक उसका बयान छपा ग्रंथी का, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी का बयान छपा कि यूपी गवर्नमेंट जो कहती है उस पर हमको विश्वास हो या ना हो, पर DGP प्रकाश सिंह जो बात करते हैं उस पर हमको पूरा विश्वास है। ये इंडिया टुडे ने छापा था हिंदी एडिशन में। अमेजिंग। उस समय के, तो उनके मन में विश्वास हो गया, पुलिस के प्रति विश्वास हो गया कि ये आदमी इंसाफ पसंद है, और ये आदमी गलत, मतलब बेगुनाह आदमियों को प्रताड़ित नहीं होने देगा। जब ये भावना हुई इस नानक मता मीटिंग के बाद, फिर क्या हुआ, इंटेलिजेंस आना शुरू हो गई। लोगों ने सोचा जब इंसाफ मिलना है तो पुलिस की मदद करो, और फिर वो आतंकवादी धड़ाधड़ मरने लगे।